अपने नाम के आगे फाउंडर या को फाउंडर लगाना किसको पसंद नहीं होगा? आपको, आपको या आपको? हम सबको ये पसंद हो, और हो भी क्यों नहीं। ऐसा कौन होगा जिसे पैसे ना कमाने हो? बहुत सारे पैसे, यानी करोड़ों रुपए। तो फिर कैसे कमाए जा सकते हैं ये करोड़ों रुपए? 9 से 5 की नौकरी करते हो? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है अपना खुद का धंधा, यानी स्टार्टअप। नमस्कार, मेरा नाम है सज्जू जैन। मैं बेंगलोर से हूं और आज आपके साथ जोश टॉक्स पे स्टार्टअप्स के बारे में बात करने के लिए आया हूं। मैंने अपना पूरा करियर 30 साल सिर्फ स्टार्टअप्स बनाने में लगाए हैं और आज मैं आपको वो लेसन्स सिखाऊंगा जो एक अच्छे स्टार्टअप को बनाने में लगते हैं। चलिए जुड़िए मेरे साथ और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो स्टार्टअप्स किए हैं, उसकी शुरुआत मेरे पापा और मम्मी की एक फैक्ट्री से हुई। मैं एक बचपन में मेरे जो 2 साल 3 साल की जो पहली-पहली यादें हैं, वो एक फैक्ट्री में ही थी। वहाँ मशीन्स चलते थे, लोग काम करते थे और मैं किंडरगार्टन स्कूल पूरा करके उस फैक्ट्री में आता था। जैसे बड़ा हुआ, मुझे मशीन से बहुत लगाव होने लगा। कार्स, ट्रेन्स, पर ख़ास करके एरोप्लेन्स। एरोप्लेन जभी भी जाते थे, मैं भाग के बाहर आ जाता था और ऊपर आसमान में देखता कि भई ये एरोप्लेन जा कैसे रहा है? एक यंग बच्चे को एक फ़ैसिनेशन सा था और वो धीरे-धीरे बढ़ के एक ऑब्सेशन भी हो गया। मुझे और एक शौक था, पिक्चर देखना, और मेरे ख़ास जो फ़ेवरेट पिक्चर्स थे, वो मनोज कुमार जी के पिक्चर्स थे और चेतन आनंद के। मनोज कुमार जी की क्रांति, पूरब पश्चिम, ये तो आज भी मुझे याद आते हैं। ये पिक्चर्स देखते-देखते एक अंदर से एक भावना आ गई कि मुझे मेरी देश की सेवा करनी चाहिए, और धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि भई मैं अपने देश के लिए करूँ क्या? 7-8 साल की उम्र का था। ये जो पिक्चर्स थी देखता था, तो एक ऐसे पिक्चर थी जिसमें एयर फ़ोर्स के बारे में पूरी स्टोरी कहानी जो थी वो एयर फ़ोर्स के बारे में थी, और वो मुझे क्लिक हो गई कि भई मुझे जो प्लेन्स बहुत पसंद है, तो प्लेन्स भी चलाएँगे और देश की सेवा भी हो जाएगी। तो मैंने वहीं डिसाइड कर लिया कि मैं देश की सेवा एयर फ़ोर्स जॉइन के करूँगा। लेकिन हम ठहरे जैन, जैन तो चींटी भी नहीं मारते। मेरे पापा और मम्मी को ये सेट ही नहीं हो रहा था कि उनका लड़का जाके मिसाइल्स करेगा, फ़ोर्स पे जॉइन करेगा। उनको तो बहुत अजीब लग रहा था। तो मम्मी ने शायद बहुत मिन्नतें माँग ली होंगी। जैसे 17 साल का उम्र आया और मैं तैयारी करने का शुरू कर रहा था कि भई मैं एनडीए का एग्ज़ाम दूँगा और एयर फ़ोर्स जॉइन करूँगा, तो ये चश्मे आ गए, और वो मेरे लाइफ़ में एक ऐसा क्षण था कि मैं टोटली अंदर से टूट गया। मैं ये सोच रहा था कि भई पूरी ज़िंदगी मैंने एक ही मकसद के पीछे लगाया है, और ऊपर वाले ने तो वही मकसद ही छीन लिया मेरा। मैं डिप्रेशन में आ गया। मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में करूँ क्या? ज़िंदगी का मकसद ही चले गया। 1 डेढ़ साल लगा मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में। था बिज़नेस फैमिली से, तो मैंने सोचा चलिए बिज़नेस देखते हैं। तो मेरा एक कंप्यूटर पापा ने मुझे गिफ्ट किया था कि भई ये कंप्यूटर है, आप गेम्स खेलिए, सीखिए कंप्यूटर होती क्या है, ये चीज़ क्या होती है देखें। तो मैंने कंप्यूटर से गेम खेल रहा था, कंप्यूटर बिगड़ गया। तो जोश के जोश में मैंने पीछे के एक स्क्रू ड्राइवर लेके पीछे के से जो स्क्रूज़ निकाल के पूरा कंप्यूटर डिसअसेंबल कर दिया, पूरा खोल दिया, और खोलने के बाद महसूस हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया? सोचा था कि इसको रिपेयर करूँगा, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं है। अब पापा को क्या बताऊँगा, कंप्यूटर तो मैंने खोल दिया। मैं कहा चलो इसको रिपेयर करना है। तो देखते-देखते, क्योंकि फैक्ट्री में पला बड़ा था, तो ये देखा कि अच्छा इसमें यहाँ एक स्पार्क हुआ है, कुछ काला-काला हो गया है। ये मैंने फैक्ट्री में भी देखा था, अपने फैक्ट्री में। तो मैंने चलो ये स्पार्क लिया। तब इंटरनेट-विंटरनेट था नहीं, जस्ट 90s का दशक था, जस्ट इंटरनेट के बारे में अभी थोड़ा सुन रहे थे, लेकिन इंटरनेट सभी जगह सभी के घर पे था नहीं। तो तब येलो पेजेस करके एक बिज़नेस डायरेक्टरी आती थी। तो मैंने उसको खोला, कंप्यूटर पार्ट्स करके कहाँ मिलते हैं वो देखा, और थोड़े एड्रेसेस नोट करके मैं पहुँच गया।
उनको बताया कि सर लग रहा है कि ये पार्ट बिगड़ गया है, आप मुझे इसका एक रिप्लेसमेंट दे देंगे? और बातों ही बातों में मैं ये पूछने लगा कि भाई कंप्यूटर को रिपेयर कैसे करते हैं? तो एक अंकल थे वो मुझसे थोड़ा कुछ इम्प्रेस हो गए थे, तो उन्होंने मुझे एक मैनुअल दे दिया। मैनुअल देखा, थोड़ा पढ़ा, मैंने बोला यार ये किताब भी ले लेते हैं तो अच्छी है। तो एक बुक स्टोर में गए और कंप्यूटर रिपेयर कैसे करते हैं वह किताब मिल गई। वो लेके घर पहुँचा, पूरी किताब पढ़ी और फिर देखते-देखते मैंने कंप्यूटर रिपेयर कर दिया। 3 दिन लगे मुझे पहली बार। बट जब कंप्यूटर चल पड़ा, तो ऐसा एक जोश आ गया कि बॉस ये एक मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। हाँ, बस मुझे अभी कंप्यूटर का ही बिज़नेस करना है और मैं शुरू हो गया कि भई मैं कंप्यूटर बिज़नेस करूँगा। उस वक़्त मैं 18 साल की उम्र का था और मेरे पास 800 हज़ार रुपए के ज़्यादा कुछ मेरे जेब में थे नहीं पैसे और वो पैसे लेके मैं शुरू हो गया। अब बिज़नेस जो जानता था वो माँ-बाप की देखी हुई फैक्ट्री और हमारे घर पे 24 घंटे जो चलता था बिज़नेस का कन्वर्सेशन, जो डिनर के टेबल पे हम बैठ के जो बातचीत होती थी, वो बिज़नेस का होता था। वही जानता था मैं। हाँ, डैडी-मम्मी मुझे बुलाते थे कि भई तुम्हारी हेल्प है, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, फैक्ट्री आ जाओ, ऑफ़िस आ जाओ, ये काम करना है। तो वो थोड़ी ट्रेनिंग थी। तो बस शुरू हो गया, बेचने लगा। बहुत भूल की मैंने। इतने भूलों की कि लग रहा है कि भई यार कितना स्टूपिड था मैं। लेकिन शुरू कर तो दिया मैंने। ऐसे लोग मिले कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और कहा कि चलो तुम लेकर आ जाओ, हम तुम्हें एडवांस में 50% देते हैं, 50% तुम जब कंप्यूटर डिलीवर करोगे, तो हम तुमको बाकी का पैसा दे देंगे। मैं 50% लेके जाता था कंप्यूटर डीलर के पास कि सर ये लीजिए पैसा और मुझे पार्ट्स दे दीजिए, छोटा अगर कुछ पेमेंट बाकी है तो मैं आपको बेच के दे दूँगा। कई लोगों ने ना कहा, पर 1-2 ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हारे ऊपर भरोसा रखते हैं और देते हैं। अमाउंट छोटा था, एक यंगस्टर को देखकर उनका एक विश्वास था, वो अच्छे लोग जो मिल जाते हैं अपने शुरुआतों के दिनों में, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, अपना एक नेटवर्क होता है और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी यंगस्टर जो अपना खुद का बिज़नेस शुरू करे उसके लिए। तो फिर इस भरोसे के साथ मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। ये जब बिज़नेस मैंने शुरू किया, तो मुझे अपना बिज़नेस जमाना था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हर वक़्त कोई भी कस्टमर मुझे जो सर्विस माँगेगा, मैं दूँगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि भई कस्टमर को सबसे हीरो बना दो, कस्टमर को खुश कर दो, अपना बिज़नेस जम जाएगा। तो रात के 12 बजे अगर मुझे कोई फ़ोन करके पूछता कि भई मेरा कंप्यूटर बिगड़ गया है, तो मैं 12 बजे भी उनके घर पहुँच जाता था। और ये सर्विस दे के कर मेरा एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू हुआ और एक रेपुटेशन बनने लगा। लोग जो सिर्फ़ अपने खुद का कंप्यूटर मेरे से लेने लगे, वो मुझे ये कहने लगे कि चलो तुम हमारे कंपनी में आ जाओ, हमारे कंपनी में कई सारी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तुम वो भी सप्लाई करो। तो 18 साल की उम्र का एक लड़का जो 1994 में एक छोटे से 1-2 कंप्यूटर से शुरुआत करता है, उसको एक वक़्त ऐसा आने लगा कि डज़नों कंप्यूटर की ऑर्डर्स मिलने लगे। 3 साल बाद 1997 में मेरा टर्नओवर $1,00,000 पहुँच गया। अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1997 में डॉलर का रेट क्या था? $1,00,000 पहुँचना कितनी बड़ी उपलब्धि थी तब मेरे लिए। 21 साल की उम्र का कॉलेज का लड़का, जो थोड़ा टाइम कॉलेज जाता था और बाकी का पूरा टाइम सिर्फ़ अपना खुद का बिज़नेस करता था, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात हो गई और मैं जो महीने में कमा रहा था, अपना खुद का प्रॉफ़िट, वो ₹1,00,000 महीने का हो गया। जब फ्रेश ग्रेजुएट जब जॉब के लिए निकलते थे, तो उनको 10-15 मैक्सिमम ₹20,000 पर महीने का सैलरी मिलता था। तो मुझे तो ऐसा ही लगने लगा कि भई मैं तो बड़ा तीस-मार खान हूँ। पर मेरी ज़िंदगी में ऐसे अच्छे मेंटर्स, ऐसे गाइड्स थे, जिन्होंने मुझे देखा और कहा कि देखो, ये सब तुम पैसे के पीछे जो भाग रहे हो, वो छोड़ो, कुछ और सीखो। और पिताजी की एक बात मुझे बहुत याद आने लगी। पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएगी।
तो ये सब जो मेरे गाइड्स थे, पापा की जो सीख थी, ये सब मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं लगा ठीक है, क्या करना चाहिए? तो मेरे एक मेंटर ने कहा कि भई तू यूएस जा, बड़ा बिज़नेस क्या होता है तू वहीं सीखेगा। मैंने कहा क्या बड़ा बिज़नेस? मैं तो बड़ा बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे यूएस नहीं जाना। बट उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा बस तू कर। बहुत लंबी सी कहानी है, मैं संक्षिप्त में बताऊँगा। मैं पहुँच गया यूएस और उन्होंने कहा था कि भई तुझे अगर यूएस सचमुच में जानना है तो मिडवेस्ट जो हार्ट है यूएस का वहाँ जा। तो मैंने सिर्फ वहीं 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा और यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास। यूएस पहुँचा, शॉक लगा, कंप्लीटली अलग कल्चर, वहाँ का माहौल। हमारे पहले ही महीने में हमें एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के वहाँ लेकर गए। वो फॉर्च्यून 500 कंपनी देख के मैं दंग रह गया। मैंने कहा कि मेरा टर्नओवर तब $1,00,000 पहुँचा पहुँचा था। मैं ₹1,00,000 महीने के कमा रहा था। ये फॉर्च्यून 500 कंपनी का टर्नओवर $10 बिलियन था। तकरीबन 40-50 हज़ार करोड़। उनकी हेड ऑफिस देख के मैं जो दंग रह गया, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उनकी पार्किंग लॉट कई ड्राइव-इन्स के से बड़ी थी। कई थिएटर्स, कई मॉल्स आ जाते, फिर भी इनका पार्किंग लॉट उतना बड़ा था हेडक्वार्टर्स की, तो क्या ही बात करूँ मैं। तब जानने लगा कि मेरे जो मेंटर ने मुझे कहा था कि बड़ा बिज़नेस क्या होता है, मैं समझने लगा। और ये भी अंदर एक आशा जाग उठी कि भई मैं वापस अपने देश ही जाऊँगा और मेरे देश में ऐसे एक बड़ी कंपनियाँ शुरू करूँगा। तो बड़ा बिज़नेस तो देख लिया, पर बड़ा बिज़नेस बनाए कैसे? और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे A1 ग्रेड के प्रोफ़ेसर्स मिले। मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर थे, वो नोबेल प्राइज़ विनर थे और ख़ास करके मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोफ़ेसर थे, वो प्रोफ़ेसर तो थे, बट उनकी पिछली ज़िंदगी में उन्होंने 99 बिज़नेस एक साथ चलाए थे, जिसको आज वो सीरियल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो उनका जो अब मेरे ऊपर जो प्रभाव रहा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक बिज़नेस नहीं, आदमी अलग-अलग 99 बिज़नेस कर सकता है। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि भई मुझे यूएस नहीं रहना, मुझे वापस इंडिया ही जाना है और जो भी बिज़नेस करूँगा मैं इंडिया जाके करूँगा। मैं आया, 2000 का टाइम था, डॉट कॉम का पूरा क्रैश हुआ था और नया-नया यूएस से एमबीए करके आया है, तो सब लोग मुझे पूछने लगे कि भई हमारा ये एक बिज़नेस प्रॉब्लम है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेंबर्स, ये हमारा एक बिज़नेस प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प दे दे, कुछ आइडिया दे दे। मैंने कहा मुझे क्या पता आपका बिज़नेस कैसे चलाते हैं? बट लोग पूछते रहे और मेरा स्वभाव तो था, तो मैं जो मुझे आता था, जो मैं कर सकता था, मैंने उनके लिए किया मैंने। लेकिन लोगों को हेल्प करते-करते अलग-अलग बिज़नेस कैसे चलते हैं, उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सीखने लगा। फैमिली बिज़नेस को मैंने सँभाला, सबसे बड़ा मैं था, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती थी। पर प्लास्टिक का हमारा बिज़नेस था और मैं ठहरा एक एनवायरमेंटलिस्ट। तो अंदर की बात थोड़ी खटक रही थी कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? बट जो अपने को विरासत में मिली है, वो मैं छोड़ भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा चलिए ज़िम्मेदारी है, निभाते हैं। दूसरी एक भावना जो खटक रही थी कि मैं देश की सेवा करनी है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? समय बीतता गया, 2000 का 2007 हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया। तो वो ज़िम्मेदारीज़ में मैं लग गया, बट कहीं पीछे-पीछे वो देश की सेवा, वो टक-टक करके मुझे कुछ टोक रही थी। और वो एक कहावत है ना कि किसी चीज़ को आप बहुत चाहते हैं, कुछ आपको करना ही है, तो कहीं न कहीं से उसका रास्ता निकल आता है। एक ऐसा टाइम आया कि मैं यूएस में था, अपने बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स को मिल रहा था और एक फ्रेंड भी था, तो फ्रेंड को मिलने गया। वो यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ के टीचर थे वहाँ, तो उनको मिला, लंच किया और वहाँ से निकल रहा था तो देखा एक बहुत बड़ा एग्ज़िबिशन कुछ हो रहा था। क्यूरियोसिटी थी, निकल गया वहाँ। जैसे अंदर गया तो देखा कि भई एक लाइट बहुत ज़ोर से चमक रही थी। चलिए वहाँ जाकर देखते हैं क्या है ये चीज़।
गया तो देखा एक स्टूडेंट्स थे, सेकंड ईयर एमबीए के स्टूडेंट्स थे उस यूनिवर्सिटी के, कि भई हमें ये जो लालटेन है, ये जो दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं वो यूज़ करते हैं, हमें उसको हटा के ये क्लीन सोलर लाइट देना है। तब मुझे मेरे बचपन के जो यादें हैं वो आ गई कि कितनी बार मैंने अपने फैक्ट्री के वर्कर्स के घरों में वो केरोसिन लैंटर्न देखी थी। मैं कई बार गाँव भी गया गया था, वहाँ भी मुझे वो केरोसिन की लैंटर्न दिख रही थी। तो मैंने ये कहा कि देखिए इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है, ये मेरा बिज़नेस कार्ड है, अगर आप आएँ तो मैं आपको पूरा हेल्प करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो म्यांमार में जाएँगे, हमने वहाँ रिसर्च किया है। बट मैंने कहा कि रख लीजिए, देखते हैं अगर कुछ होता है तो आप मेरे पास मुझे कॉल कीजिए, कनेक्ट करते हैं, मैं आपको फ्री में हेल्प करूँगा। मुझे ये ल लैंटर्न का जो प्रॉब्लम है मुझे सॉल्व करना है, मेरे देश के लिए करना है। और पता नहीं क्या मैं इंसिस्ट करता रहा। उन्होंने कार्ड भी ले लिया मेरा। वो एक छोटा जो मीटिंग था, वो मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला था, मैंने सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने मेरा बिज़नेस कार्ड जो है वो रख लिया। थोड़े वक़्त के बाद उनका कॉल भी आया कि हाँ, हमने इंडिया का स्टडी किया है, हम इंडिया आना चाहते हैं। तो मैंने ग्रेट, मैं आपको हेल्प करूँगा, जो भी हो सकता है मेरी तरफ से करूँगा। धीरे-धीरे तरह हमारी उन फाउंडर्स के साथ अच्छी एक फ्रेंडशिप हो गई। मैं उनका एडवाइज़र भी बन गया। एक दिन कॉल आया कि भई चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ मदद कर दूँ? उन्होंने कहा ऐसा करिए आप, वो दिल्ली में बेस हुए थे, तो आप दिल्ली आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली आता हूँ, 1 हफ्ते के लिए आ जाऊँगा, कुछ हेल्प कर लूँगा, चीज़ें सेट हो जाएँगी, जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करके दे दूँगा। मैं जब दिल्ली गया, तो मुझे वो हफ्ता इतना मज़ा आया। एक आनंद दिख रहा था कि ये एक अलग ही टाइप का बिज़नेस है। आप प्रॉफ़िट के लिए नहीं कमा रहे हो, आप लोगों को हेल्प करने के उद्देश्य से एक बिज़नेस कर रहे हो। ये एनजीओ नहीं है, ये एक बिज़नेस है, प्रॉफ़िट उद्देश्य है बट प्रॉफ़िट के साथ और एक उद्देश्य है कि भई लोगों की मदद करना। इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्राइज़। दिमाग में बत्ती चली कि यार यही तो रास्ता है, यही तो मैं ढूँढ रहा था कि बिज़नेस करो, प्रॉफ़िट कमाओ और देश की सेवा भी करो, समाज की सेवा भी करो। तो बस धीरे-धीरे करके मैं अपना फैमिली बिज़नेस छोड़ता गया। मेरे मेरा एक छोटा भाई है, इत्तेफ़ाक से वो जॉइन करने लगा और मैं धीरे-धीरे निकलता गया। और मैंने ये जो कंपनी है डी-लाइट, उसको जॉइन किया। डी-लाइट के पहले 2-3 साल मैं उनके साथ था, जहाँ वो कॉलेज से सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे और जब तक कंपनी सक्सेसफुल हुई, तब तक मैं उनके साथ था। आज डी-लाइट के 15 साल ऑलमोस्ट होने आए, वो 200 मिलियन लोगों को ये सोलर लाइट पहुँचा चुके हैं। एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल स्टोरी रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्होंने ये इम्पैक्ट क्रिएट किया है, 200 मिलियन लोगों को ये सोलर लाइट प्रदान किया है, बट एक सक्सेसफुल बिज़नेस भी बनाया है। डी-लाइट की सीख लेते हुए मैं आगे बढ़ा और एक कंपनी बनी एम्ब्रेस। एम्ब्रेस एक इनक्यूबेटर, एक इन्फेंट वार्मर बनाती थी, जो नन्हे शिशुओं को, जिनको प्री टर्म बोलते हैं, जो टाइम से थोड़े पहला पैदा हो गए या जिनका वेट, बर्थ वेट नॉर्मल से कम था, उनको हेल्प करता था। एम्ब्रेस का ये इनक्यूबेटर इन्फेंट वार्मर, उसने 7 लाख बच्चों की आज तक मदद की है। तो मुझे तो एक रास्ता मिल गया, ये सब कंपनियों के साथ मैं काम करने लगा। थोड़े एनजीओ भी आए, जैसे चिराग, उसने 800 विलेजेस को आज तक लाइटिंग प्रदान की है। तो मुझे एक रास्ता मिल गया और मैं सोचने लगा कि ठीक है ये तो मैं करूँगा, बट एड याद है आपको? वो एड ने 99 बिज़नेसेस, 99 बिज़नेसेस साथ में चला रहा था। तो मुझे वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं एक कंपनी को हेल्प एक टाइम पर हेल्प करने से ज़्यादा अलग-अलग बिज़नेस को सेम टाइम हेल्प करूँ। तो मैंने वो शुरू किया और दूसरा एक विचार आया कि ऐसे क्या नियम होते हैं स्टार्टअप बनाने के, जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, जो लागू हर जगह होते हैं, वो ना क्यों मैं आइडेंटिफ़ाई करूँ? और अगर मैं उनको पकड़ पाता हूँ, ये नियम्स निकाल पाता हूँ, तो मैं ये नियम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो
देश में जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको सिखा पाऊंगा। तो फिर मैंने जानबूझ के अलग-अलग देशों से स्टार्टअप्स के साथ काम करना शुरू किया। उनको मेंटरशिप दी, उनको गाइडेंस दिया और ऐसे करके मैंने ये रूल्स, ये नियम्स निकाले जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो नियम बहुत हैं, लेकिन मैं आपको जो टॉप 5 हैं वो दूंगा। सबसे पहला, एक ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए जो लोकल हो, जो आपके आजू-बाजू होता है। अगर आपको ये पर्सनली लाइफ में दिक्कत दे रही है, ये प्रॉब्लम आपको भी अफेक्ट कर रही है, तो बहुत अच्छा। क्योंकि जो स्टार्टअप होते हैं, उनको कॉपी करना बहुत ईज़ी होता है। आप अगर एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, जैसे अगर आप एक दुकान शुरू करेंगे, तो 10 और दुकान हो सकते हैं। बट होता क्या है कि ये स्टार्टअप एक आइडिया से शुरू होता है और ये आइडिया को एक रियलिटी में बनाने के लिए 10 नहीं, 100 नहीं, हज़ारों प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके ये आइडिया एक रियलिटी में एक बिज़नेस बनता है। तो अगर आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपको देखकर कॉपी मार रहे हैं, वो ये सोचेंगे यार कितनी दिक्कतें हो रही है, छोड़ दो, इससे अच्छा है कि हम जॉब करें। बट अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको पर्सनली इमोशनली अफेक्ट कर रहा है, तो आप छोड़ोगे नहीं। और इसी चीज को हम इंग्लिश में परसिस्टेंस कहते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, तो ये बन गया आपका मार्केट। सो ये रहा स्टेप नंबर 1। नियम नंबर 2 ये है कि आपको हर चीज टेस्ट करनी है। जब एक स्टार्टअप का आइडिया आप लेकर आते हो, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, लोग शायद गेस कर लेते हैं और शुरू कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसमें काफ़ी कुछ पैसा भी खर्च कर लेते हैं और जाके फिर मार्केट में बताते हैं, बोले ये तो चलेगा नहीं। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि इसको टेस्ट किया जाए, बहुत सिंपल या सस्ते में। एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक इमेज का एक फ्लिप बुक बना दीजिए। उसमें सिर्फ आप समझिए कि आप एक ऐप बना रहे हैं। तो पहला आपको कि भाई पहला ऐप का स्क्रीन ये होगा, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। आपको सिर्फ एक पोटेंशियल कस्टमर के पास जाना है और ये बताना है कि ये मेरे ऐप का ड्राइंग है। ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप करेगा और आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर कस्टमर ने हाँ कहा, तो आपको पता चल गया कि भाई इसका मार्केट है। और कस्टमर ने कहा कि क्या बकवास आइडिया है, और एक कस्टमर नहीं, 10 कस्टमर, 15 कस्टमर सब कह रहे हैं कि यार बकवास आइडिया है, तो आपको पता चल गया। और आपका कॉस्ट क्या है? सिर्फ एक ड्राइंग का फ्लिप बुक। सो ऐसा तरीका निकालिए जिससे आप सस्ते में आपका आइडियाज टेस्ट कर पाए। तो हम बोलते हैं टेस्ट, डोंट गेस। गेस वर्क मत कीजिए, हर आइडिया, हर चीज को आप टेस्ट कीजिए, वो भी सस्ते में। अब आते हैं नियम नंबर 3 पे। एक स्टार्टअप का फाउंडर जो होता है, वो एक रिक्रूटर होता है, एक अमेजिंग टीम को बनाने के लिए। आप उतने ही अच्छे हो जितने आपकी टीम है। अगर क्रिकेट का उदाहरण दूं, तो अगर आपके पास सिर्फ बैट्समैन हैं, सिर्फ बॉलर्स हैं, कि सिर्फ फील्डर्स हैं, तो आपकी टीम बनेगी नहीं, अच्छी टीम बनेगी नहीं। आपको बेस्ट प्लेयर्स भी ढूंढने हैं और बैलेंस भी साथ साथ बनाना है। सो एक बैलेंस टीम आपको बनानी है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किनको आप चूज करेंगे। ऐसे लोगों को चूज कीजिए जो खुद लीडर बनने के लायक हो। तो A+ का आपको टीम आइडेंटिफाई करना है। ये मुश्किल काम है, वक्त लगता है, पेशेंस लगता है, सालों निकलते हैं, पर धीरे धीरे करके, महीनों लग जाएंगे, फिर भी धीरे धीरे करके आप एक अच्छी टीम तैयार करें। अब आते हैं नियम नंबर 4 पे। आप जैसे बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो हर चीज को आपको मेजर करना पड़ेगा जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी 3, 5, 10 से ज्यादा नहीं, ऐसे डेटा को आप आइडेंटिफाई कीजिए जो बिजनेस को चलाने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली आपको मेजर करना है। वो आपका एक टाइप का कंपास बन जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम चीजें जो हैं वही रखिए, ज्यादा चीजें मेजर करने की कोशिश मत कीजिए। अगर हो सके तो 5 एक अच्छा नंबर है, 5 चीजें मेजर करिए जिससे आपको पता चले कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अब आते हैं नियम नंबर 5 पे। आपका जो कल्चर है
मतलब जिस तरीके का कंपनी का व्यवहार है वो होना चाहिए लर्निंग की तरफ। स्टार्टअप्स जब शुरू होती हैं तब बहुत सारी भूल हो सकती है, एक नहीं, दो नहीं, कई भूलें हो सकती हैं। आपको जो करना है कि ये जो भूल हो रही है वो आपको सीखना है और उसको इम्प्रूव करना है। भूल होना गलत नहीं है, लेकिन वही भूल अगर दोबारा हो तो वो गलत है। तो आपको एक लर्निंग कल्चर बिल्ड करना है और उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया 5 मुख्य नियम, अगर आप फॉलो करोगे तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल बनेगा।